Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मार्वल क्लासेस। आज हमारे साथ है नीलू शर्मा, जो कि करेंटली एमएनआईटी इलाहाबाद से एमसीए कर रही हैं। नीलू ने 2020 का एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन भी लिया। तो अब अपने बारे में आगे नीलू खुद आपको बताएंगी। Hello everyone, I am Neelu Sharma. I belong to Bihar. I am completed my bachelor's in BCA from Kanpur University and I am pursuing MCA from MNNIT Allahabad. नीलू, आप बिहार से हैं, तो मीन्स आपका होम टाउन बिहार में है और आपने कानपुर से अपना ग्रेजुएशन किया, फिर आपने एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कानपुर से ही की। तो क्यों चूज़ किया आपने कानपुर को अपनी प्रिपरेशन के लिए? और कानपुर में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आपने मॉडल क्लासेस को ही क्यों चूज़ किया एमसीए एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली सीनियर्स से मुझे पता चला था कि एमसीए की प्रिपरेशन मारूला क्लासेस से होती है और अच्छी होती है, तो मैंने गूगल पे काफ़ी सर्च किया उसके बारे में और सीनियर्स से भी पूछा। देन मैंने वहाँ जाके भी इंक्वायरी की, तब मैंने ओके। नीलू, अगर हम सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी होती है 80% आई गेस। तो और मॉडल क्लासेस में ऐसा था कि आपको कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम टाइम जो है अपना आप कोचिंग में ही दें और रेगुलरली आप आएँ और वहाँ पे अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। तो आपको दिक्कत होती थी दोनों चीज़ें मैनेज करने में? मैम बहुत होती थी। एक तो अपियरिंग के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा-सा मुझे शुरू में टफ लगा, लेकिन उतना होता नहीं। अटेंडेंस तो मैटर करती थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं डेली आती थी, फिर कोचिंग भी जाना रहता था सुबह और शाम दोनों। तो मैं उसी तरह मैनेज करती थी और फिर भी हो जाता था दोनों साथ में। अच्छा, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हम कॉलेज से लेट आते हैं कभी, या फिर हमें कभी छुट्टी है और हमें घर से आने में लेट हो गया, भले ही हम ट्रैफिक में फंसे हों या फिर किसी कोई जेन्युइन रीज़न भी हो, तो अक्सर कोचिंग में बहुत डांट पड़ती थी अगर हम लेट हो जाते थे तो। और कभी कभी सर दूसरे रूम में बैठा देते थे कि नहीं आज यहाँ बैठ के पढ़ो, और लेट आई हो छुट्टी अगर हम कर देते थे तो उसके लिए डांट पड़ती थी। अगर हम टेस्ट मिस कर देते थे, कॉलेज के एग्ज़ाम है या कॉलेज के टेस्ट की वजह से अगर हमने कोचिंग में ज़्यादा क्लासेस मिस की या ज़्यादा कुछ मिस किया, तो उसके लिए भी सर डांटते थे कि नहीं ध्यान दो प्रिपरेशन में, ऐसे करोगी तो ये होगा वो होगा। तो अब क्या लगता है, मीन्स उस समय तो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत गुस्सा आती है कि हमारी क्या गलती है, कॉलेज में चिल्ला रहे थे उसकी वजह से हम लेट हुए, पर यहाँ हम तो यहाँ भी सुने वहाँ भी सुने, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उस समय। अब क्या लगता है कि मतलब डांटना वो सब सही था, सर अपनी जगह सही थे और वो एट लास्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं डांटना चाहिए सर को? उस टाइम तो बहुत खराब लगता था क्योंकि सर तो कुछ अलग ही डाँटते थे, अजीब तरीके से। बट अभी लगता है कि हाँ, जो डाँट पड़ी वो सही के लिए ही पड़ी। अब अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम कुछ तो हुआ, अच्छा मिला। ओके। तो आपको अगर मीन्स अगर आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालते सर, क्योंकि ऑफ कोर्स एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो हमारी फैमिली का इतना प्रेशर नहीं रहता जितना सर प्रेशर बनाते हैं कि अच्छा परफॉर्म करना है इतना, मतलब घर वाले इतना पूछते भी नहीं जितना सर पूछते हैं कि कैसा गया पेपर, पेपर तुरंत होने के बाद कितना स्कोर बनेगा। तो वो प्रेशर अगर नहीं रहता, क्या तभी आउटपुट आ पाता जो अब फाइनली आया है आपका? नहीं आ पाता। सर का प्रेशर भी है, हाँ, उसमें हाथ है सर, सब मेन तो सर का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही हर जगह गाइड किया है। भले पढ़ाई हो, मार्क्स हो, रैंक हो, क्योंकि रैंक भी मैटर करती है। क्योंकि कोचिंग में जैसे रैंक लगती थी उसी हिसाब से सर बोलते थे कि तुम थोड़ा और मेहनत करो, जितना तुमको करना चाहिए। शुरू में तो मेरी रैंक बहुत कम आती थी, लिस्ट में तो फर्स्ट वीक तो आई ही नहीं जब मैंने कोचिंग ज्वाइन। देन आफ्टर मेहनत करती रही, फिर उसके बाद आना रैंक शुरू हुआ। तो सब जो है वो सर के गाइडलाइंस की वजह से, उनकी डांट की वजह से। ओके। सो अच्छा नीलू, आपने से बताया कि स्टार्टिंग में नहीं आपकी रैंक आती थी, तो यूजुअली बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं इस बैच के वो पूछा करते हैं कि मेरी रैंक नहीं आ रही टेस्ट में, मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो आप जब इस फेज से गुजर रही थी, शुरुआत में आप टेस्ट देती थी, आपकी रैंक अच्छी नहीं आती थी, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो आपने कैसे हैंडल की सिचुएशन और कितना टाइम लगा आपको इम्प्रूव करने में अपने आप को?
जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक तो लिस्ट में ही नहीं थी। फिर देन आफ्टर सबसे नीचे लिस्ट में आना शुरू हुई, तो उसके बाद धीरे-धीरे करते जब टॉप 20 में आई, तो हाँ लगा कि मेरा नाम और थोड़ा ऊपर आ सकता है। फिर मैंने मेहनत तो शुरू से ही किया। मैंने उस वही किया और थोड़ा और बढ़ा दिया। तो हाँ, मेरी रैंक और ऊपर आने लगी और अच्छा भी लगने लगा, एक मोटिवेशन। ओके। सो सबसे अच्छी बात नीलू की ये थी कि उनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा था, फिर नाम आने लगा, फिर इम्प्रूव हुआ, फिर 20 में पहुंचे, फिर तब भी वो रुकी नहीं। लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स ये होते हैं कि लाइक मेरा नाम अच्छा टॉप 10 में आने लगा, अब मैं सेटिस्फाइड, मेरी पोजीशन जो है सिक्योर हो गई है, अब मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। भले ही जब वो पॉइंट पे पहुंच जाए कि आप फर्स्ट आ रहे हो, कंटिन्यूसली अगर आप फर्स्ट भी आ रहे हो, तो भी आपको अपने कुछ अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट का कोई तरीका देखना चाहिए कि आप देखो कि अच्छा ठीक है मेरी रैंक तो सिक्योर होगी, मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आ रहा हूँ, लेकिन देखो कि क्या आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, क्या आप जो गलतियां कर रहे हो वो अवॉइड कर रहे हो आप, कि आप अभी भी वही गलतियां कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, नीलू से सीखना चाहिए आपको कि हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए अपने आप को। अच्छा नीलू, जब आपकी रैंक नहीं आती थी या आपके नंबर नहीं आते थे, तो कई बार बच्चे इस सिचुएशन में ऐसा करते हैं कि वो आंसर रटने लगते हैं। टेस्ट पेपर जैसे जब बहुत सारे टेस्ट पेपर हो चुके होते हैं किसी टॉपिक के, 10-12 टेस्ट हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं सारे टेस्ट पेपर टॉपिक्स के इकट्ठा कर लिए, फिर उसके आंसर रट लिए। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी रैंक एकदम से इम्प्रूव हो जाती है, लाइक 20 पोजीशन होती है, तो क्या पता फिर उनकी 5th रैंक आने लगे, 4th रैंक आने लगे, क्योंकि अगर किसी टॉपिक के आपके पास 200 क्वेश्चन इकट्ठा हो गया और आपने उनको रट लिए, तो टेस्ट में प्रोबेबिलिटी है कि, क्योंकि अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो तो ये अगर आपने 200 तरीके के क्वेश्चन लगा लिए, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर में काफ़ी। तो लोग रटना शुरू कर देते हैं, फिर उससे उनकी रैंक इम्प्रूव करती है। तो आपको क्या लगता है, ये इससे कोई हेल्प मिलती है, मीन्स ऐसे रट के रैंक लाने से कुछ फ़ायदा होता है? रटने से तो मैथ आई ही नहीं, तो बेसिकली मैं कभी रटी ही नहीं। रटने से एक मेरी वीक पॉइंट है, मैं कभी रटती नहीं हूँ। तो मैंने बस फॉर्मूले रटे थे और मैथ तो वो मैंने सर पढ़ाते थे तो वो लगाती थी, और शॉर्ट ट्रिक जिस प्रैक्टिस से ही शॉर्ट ट्रिक भी आए थे, वो सडनली नहीं आया था मेरा। ओके। सो यहाँ पे नीलू ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जो शायद पता नहीं आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए, कि वो मैथ्स नहीं रटती थी, बट फार्मूलाज और इंग्लिश की जो शीट स्पीच आती होंगी वो रटती थी, क्योंकि वो बिना रटे होगा नहीं। तो देखिए, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो सब रट लेते हैं, मैथ्स भी रट लेते हैं, फॉर्मूले भी रट लेते हैं, बहुत अच्छी, भाई ये भी एक तरह की क्वालिटी है कि आप इतना कुछ रट लेते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कुछ नहीं रखते हैं, मतलब वो फिर वो इसमें उसको एज अ प्राइड लेते हैं कि नहीं मेरे से रटना नहीं होता, मैं कुछ नहीं रटूंगा। उनको फॉर्मूला, मतलब वो फॉर्मूला भी नहीं याद करते हैं, उनको सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर दिया हो जो फॉर्मूला बेस्ड हो, तो भी लाइक उनको अगर कॉस 45 की वैल्यू आ जाए, कॉस 75 की वैल्यू आ जाए, तो वो फिर लगा के वहाँ पे फॉर्मूला लगा के, मीन्स पूरा थीटा 1 माइनस थीटा 2 लगा के सॉल्व करके तब आंसर लेके आएंगे, ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो ट्रिक्स याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इंग्लिश याद कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल जो होते हैं क्वेश्चंस उनको याद कर लेते हैं, और जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको वो सीखते हैं। लाइक कंसेप्ट्स में आपके कंप्यूटर में भी काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होते हैं, लाइक के मैप है, बूलियन अलजेब्रा है, वो रटने की चीज़ें नहीं है, वो प्रैक्टिस से आएंगी। उनकी कंसेप्ट्स आप समझ लेंगे तो 1-2 दिन में ही आपका जो निमसेट का कंप्यूटर क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। बस ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर। मैथ्स में भी सेम चीज़ है, फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का तरीका सीखिए, उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम्स आप, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, तो थ्योरम आपको पूरा सॉल्व करने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम्स का जो आउटपुट है उसे याद कर लीजिए। आपको कोऑर्डिनेट में, कोनिक सेशन में काफ़ी सारी ऐसी थ्योरम होती है जो आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनको आप वहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो ये एक स्टूपिडिटी होगी। उनके अगर आउटकम्स आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हैं। तो आपको थर्ड टाइप का स्टूडेंट में बनना है, ना ही सेकेंड टाइप का स्टूडेंट बन के आप कुछ अचीव कर पाएंगे, ना ही फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट बन के कुछ अचीव कर पाएंगे। तो
नीरू भी थर्ड टाइप की स्टूडेंट ही थी, और जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो आपको भी यही चीज़ ध्यान देनी है, ऐसे ही करना है। नीलू, एक और मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर हम बिहार की बात करें तो मैंने देखा है बिहार में क्रेज़ होता है काफ़ी गवर्नमेंट जॉब का। मीन्स ज़्यादातर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मीन्स मेरी सिस्टर जो है उसकी शादी बिहार में हुई है, तो नाउ मैं थोड़ा सा ज़्यादा जान पाई हूँ बिहार को। अब तो मैंने देखा है वहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, एनकरेज करते हैं पेरेंट्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करें। तो आपने कैसे मीन्स एमसीए आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी घुसने का मौका देगा, बट प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और आपकी इनिशियल फेज में आपके करियर की स्टार्टिंग में आपको प्राइवेट सेक्टर से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपने कैसे चूज़ किया? मीन्स आपकी स्टेट की जो मेंटालिटी होती है या फिर जो वहाँ की एक्सपेक्टेशन होती है उनसे बिल्कुल हटकर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एमसीए करना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है? मैम मेरे घर में तो गवर्नमेंट जॉब का उतना क्रेज नहीं। मेरे घर में ये है कि जिसको जो करना है अपनी मर्जी से करे, मतलब एजुकेशन में जो जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है। हाँ, एक दो बार बोला जाता है हाँ गवर्नमेंट जॉब बेटर हो जाएगी, तो उतना मेंटली प्रेशर नहीं दिया जाता है। जो खुद से करना चाहता है बच्चा, मतलब जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है, माँ बाप उसी में हिम्मत देते हैं। ओके। सो नीलू, आप अपना स्टेट छोड़ के मीन्स बिहार छोड़ के आप उत्तर प्रदेश में आई। आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लाइक आप एज यू सेड आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, तो आपने 3 साल अपने दिए कानपुर में। तो आपको मीन्स दूसरे स्टेट से यहाँ पे आने में आपको कुछ कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ अपनी पढ़ाई के दौरान? आपको किसी तरीके से भी एडजस्ट करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे? नहीं, एडजस्ट करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब अदर स्टेट में गया। शुरू में हाँ बीसीए में जब मैं गई थी तो 1-2 महीने हाँ मैनेज करना पड़ रहा था कि मतलब पढ़ाई को किस टाइम पे करें, हॉस्टल की टाइमिंग भी अलग चीज होती है। सब चीज को मैनेज करने में हाँ 1-1.5 महीने लगे थे। उसके बाद तो प्रॉपर चला सो आई गेस ग्रेजुएशन। इतना टाइम आप मीन्स किसी कहीं से भी आप मतलब आप कुछ भी नया जब स्टार्ट करेंगे तो इतना टाइम आपको एडजस्ट करने में लगता है। और ये टाइम स्टेट चेंज की वजह से नहीं, ये टाइम आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप अपना घर छोड़कर कहीं और अकेले आप गए हैं रहने, तो उतना आपको टाइम लग जाता है एडजस्ट करने में। फिर भी नीलू काफ़ी कम टाइम लगा मुझे। तो जब मैं गई थी अपने कॉलेज, क्योंकि मैंने भी हॉस्टल लाइफ इसके पहले नहीं देखी थी, मुझे तो काफ़ी 4 महीने बाद भी जब मैं घर आती थी तो मुझे नहीं मन करता था जाने का। मुझे लगता था कि यार यही अच्छा है, यहीं पे हो जाए पढ़ाई। तो उतना टाइम लगता है खैर। और बेस्ट बेस्ट चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो कल्चर है, जो लोगों का बोलने का तरीका है, या ऐसा कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मीन्स काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों स्टेट्स में। इसलिए उतना फ़र्क नहीं समझ में आता है जो यूपी से बिहार जाते हैं स्टूडेंट्स, या फिर अगर कोई बिहार से यूपी आ रहा है, तो दोनों स्टेट्स में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बट इन कंपैरिजन अगर आप नॉर्थ से सीधे साउथ में जाएंगे, हाँ तब आपको थोड़ा काफ़ी दिक्कत हो सकती है एडजस्ट करने में, काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत चेंजेस होते हैं वहाँ में, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। ओके। सो नीलू, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो आपकी जूनियर्स होंगे, जो स्पेशली बिहार की जो लड़कियां हैं? तो क्योंकि बिहार में अभी भी इतना गर्ल्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अभी, अब तो खैर हर जगह से हर स्टेट से गर्ल्स पढ़ने लगी हैं, आगे हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं, जॉब्स लेती हैं। बट फिर भी अभी भी बिहार में थोड़ा सा कम है जो एक पार्टिसिपेशन होता है, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन अभी भी काफ़ी कम है। कुछ जो अच्छी फैमिलीज हैं, एवरेज फैमिली, अबव मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो हायर फैमिलीज हैं, उनसे तो लड़कियां अब जाती हैं। बट फिर भी लोअर मिडिल क्लास की फैमिली की जो गर्ल्स होती हैं, या फिर काफ़ी सारी गर्ल्स नहीं अभी भी हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं या जॉब के लिए नहीं जाती हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैम ऐसी बात तो नहीं कि बिहार से मतलब लोग लड़कियों को थोड़ा कम मतलब रेशियो है नहीं, ऐसा एजुकेशन में। मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर बिहार। ऐसा तो खैर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है, काफ़ी लोगों की मेंटालिटी अभी भी ऐसा है कि नहीं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा जॉब वॉब नहीं करना चाहिए, ठीक है पढ़ाई लिखाई कर ली उसके बाद शादी करो जाओ। यूपी में भी ऐसा मेंटालिटी है, काफ़ी स्टेट्स में ऐसा मेंटालिटी है। बट आप बिहार से हैं तो मैं चाहूँगी कि आप बिहार के लोगों के लिए एक मैसेज दीजिए, बिकॉज आपका स्टेट आपकी बात ज़्यादा मानेगा, आपको एज ए आइकन ट्रीट करेगा वो। मेरी स्टेट मेरी बात ज़्यादा मानेगी, तो मैं अपने स्टेट के लिए मैसेज दे सकती हूँ।
हाँ, बिहार में हाँ, ये चीज़ है कि हाँ, लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन के लिए मौका नहीं देते। वो भेजते हैं, ऐसा नहीं एजुकेशन के लिए वो बोलते हैं। अब वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ोकस। तो हाँ, लड़कियाँ थोड़ा फ़ोकस कम होती है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी खुद ही बनी रहती है लड़कियों की, मेरे को शादी करनी है, इतने एज तक पढ़ना है, इसके बाद ये। तो मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा तो जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा सुनना चाहिए कि खुद कुछ करे, खुद बने। ओके, सो ये नीलू ने बहुत एक वैलिड पॉइंट दिया कि किसी और की मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ मोटिवेशन कितना है आपके अंदर, आप खुद कितना किसी चीज़ के लिए पागल हो या किसी गोल को लेकर आपके अंदर है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। क्योंकि अगर आप ज़िद्दी हो किसी चीज़ के लिए तो भले ही आपकी सराउंडिंग जो लोग रह रहे हैं, आपके साथ जो रह रहे हैं, आपको सपोर्ट ना करें, तो भी आप उन्हें मना ले जाओगे एक पॉइंट पे आके। काफ़ी सारी मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं, कोचिंग में ही काफ़ी ऐसी लड़कियां थी जो दूसरे स्टेट से थी, मीन्स जो कभी नहीं निकली थी अपने घर से बाहर, बट वो प्रिपरेशन करने के लिए कानपुर आई थी। मीन्स अगर आपका कहीं एडमिशन हो जाता है एक कॉलेज में जाने के लिए, अपने पेरेंट्स को मनाना थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है। पेरेंट्स मान जाते हैं कि आप एक कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, सब जाते हैं। बट प्रिपरेशन के लिए, पर्टिकुलरली एमसीए एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना या अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाना, स्पेशली लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मीन सब यही गार्जियंस भी यस यही कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रिलेटिव्स भी यही कहते हैं कि यहाँ पे रह के भी पढ़ाई हो सकती है, और प्रिपरेशन के लिए कौन बाहर जाता है, यहीं से रह के पढ़ाई करने की कोशिश करो। तो अगर ऐसा सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि आप हाँ अपने घर में रहकर ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हो, आप इतनी डिसिप्लिन्ड हो और आप मैनेज कर पा रहे हो, आप 1-2 महीने आप करके देखो, अगर आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, टेस्ट वेस्ट दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, देन इट्स ऑल गुड। नहीं ज़रूरत है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं आप घर छोड़ के जाओगे तभी आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बट अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है बेटर गाइडेंस की, मैं शायद इस जगह जाके या मैं उस इंस्टीट्यूट में जाके प्रिपरेशन करूँगी तो मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो फिर जाइए, फिर निकलिए, फिर थोड़ा लड़िए मत, बट अपनी गार्जियंस को आप समझा सकते हो और गार्जियंस समझेंगे भी अगर आप वैलिड पॉइंट उनके सामने रखेंगे। तो निकलिए बाहर, अच्छा करिए, अच्छे रीजंस के लिए बाहर निकलिए घर से, अपनी सिटी से बाहर निकलिए और अच्छा अचीव करें, गोल अच्छा अचीव करें। वेल नीलू, आपका अब कॉलेज स्टार्ट हो गया है MNIT इलाहाबाद यस में, मैम। और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया कि आप मीन्स एक स्टेट यूनिवर्सिटी से अब आप एक सेंट्रल सॉरी एक स्टेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट सिटी कॉलेज से, नॉर्मल कॉलेज से अब आप एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आप पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो क्या फ़र्क समझ में आता है आपको दोनों जगह में? मैम डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। एक यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन एनआईटी ज़्यादा बेटर होती है। ये लोग कहते थे और मैंने खुद क्लास लेके भी समझा है। तो बेसिकली बीसीए में कोडिंग पे उतना ध्यान नहीं देते हैं टीचर्स। तो यहाँ एमसीए में मैंने एनआईटी में कोडिंग पे ही मोस्टली इम्पोर्टेंस उसी पे दी जा रही है। सारी सारी क्लासेस प्रॉपरली लगती है, एक भी कैंसिल नहीं होती, सारी अपनी टाइम पे ही लगती है और प्रॉपर टीचर समझाते हैं, पर्टिकुलर एक-एक इंडिविजुअल से पूछ कर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती थी कि काश कोई ऐसा कॉलेज होता और मैंने यही सोच के एमसीए की प्रिपरेशन भी की कि मुझे बेटर चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी बुक रट के थोड़ी ना कोई बन जाए। कोडिंग प्रैक्टिस चाहिए, कोडिंग स्किल्स चाहिए। तो हाँ, मैंने यही सोचकर एमसीए की प्रिपरेशन की। ओके, सो नीलू, आप जैसे आपने बताया कि हाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो मीन्स यूजुअली जब हम किसी को बताते हैं कि ऑनलाइन सेमेस्टर चल रहा है या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब यस ऑनलाइन मैम। इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कि पढ़ाई नहीं हो रही है। मतलब अगर आप बताओगे कि नहीं मेरी ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पाऊँगा, तो बोलते हैं लोग कि अरे ऑन अटेंड पे डाल के चले आना और हो जाएगा, ऐसा कि ऑनलाइन क्लास ही तो है। तो क्या आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है कि बस नाम की ऑनलाइन क्लासेस होती है, लाइक टीचर आते हैं शुरू हो जाते हैं,
या फिर नहीं, वो कोशिश करते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, या फिर कि आपको जितना वो ऑफलाइन में पढ़ा पाते हैं उतना ही वो ऑनलाइन में आपको डिलीवर कर पा रहे हैं? मैम जैसा ऑफलाइन में पढ़ाना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्लास अटेंडेंस लगा के और निकल जाओ या फिर ऑन करके छोड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सडनली इंटरेक्टिव क्लास रखते हैं तो हाँ सडनली आपका नाम बुलाकर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स भी प्रॉपरली आपको अपलोड करके दे रहे हैं और सबमिट भी अप टू डेट कर रहे हैं, और क्विजेज हो चुके हैं, 2 क्विज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ वो ऑनलाइन में भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे ऑफलाइन में करना चाहिए। वेल नीलू, एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जब प्रिपरेशन की तो अपनी प्रिपरेशन में आपने किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी और सबसे इम्पोर्टेंस दी, और आपको लगा कि हाँ इन चीज़ों की वजह से ही मेरा जो रिजल्ट निकल के आया है फाइनली अच्छा, वो इन्हीं बातों की वजह से है? मैम एक्चुअली मैं अपेयरिंग के साथ थी तो मुझे हाँ कम टाइम मिलता था, तो मैंने यही सोचा कि कम टाइम में ही उतना ही मैनेज करना पड़ेगा, तो मैंने हाँ कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लाने की कोशिश की थी। और मारुला में मैं तब ऑफलाइन थी, हाँ क्लासेस में रहती, तो सुबह के टाइम मैं डेली जाती थी, तो सुबह के टाइम तो वहाँ मैं पढ़ती थी, कम टाइम रहता था फिर भी मैं वहाँ पढ़ती थी और शीट्स तो पूरे लगाती थी, और क्वेश्चंस के जो आंसर नहीं आ रहे उनको ढूंढने की कोशिश करती थी। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते थे उनके नोट्स कर लेना और फॉर्मूला वगैरह जो इम्पोर्टेंट है उनको राइट डाउन कर लेना, और टेस्ट तो रेगुलर देती थी। ओके, सो नीलू ने जितनी चीज़ें बताई, ऑलमोस्ट अगर आप पुराने सेशंस भी देखेंगे तो जितने टॉपर्स होते हैं या जितने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वो ये सब चीज़ें सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट की नोट्स नीलू ने खुद के अपने नोट्स बनाए थे, किसी और सीनियर के नोट्स लेके नहीं पढ़ा, क्योंकि आप अपने नोट्स से पढ़ते हो तो ही आपको फ़ायदा मिलता है ढंग से, क्योंकि आपको तभी चीज़ें आपको याद रह पाती हैं। टेस्ट सीरीज नीलू ने लास्ट तक टेस्ट सीरीज दी, रेगुलर टेस्ट सीरीज दी, क्लासेस में वो रेगुलर आती थी। उन्हें जितना टाइम मिलता था बहाने बना के और बचने की बजाय वो आ जाती थी, खुद से कोचिंग में आती थी, सुबह आती थी, फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद शाम को फिर से आती थी। ठीक है, तो उनका स्ट्रगल ऑफ कोर्स दिख रहा होगा आप लोगों को कि उनके स्ट्रगल का ही ये रिजल्ट है। काफ़ी अप डाउन करना पड़ता है, मीन्स पहले घर से कोचिंग आओ, फिर कॉलेज शुरू होने के पहले फिर कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज ख़त्म हो रहा है तुरंत भाग के आप आ रहे हो, तो मेंटल प्रेशर के साथ साथ आपको फिजिकल प्रेशर भी काफ़ी सारा झेलना पड़ता है। मेंटली भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिजिकली भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, प्लस नीलू ने अपने जो फॉर्मूलाज थे, की नोट्स थे जो कोचिंग से प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको अच्छे से याद किया, जो आपको BHU जैसे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ट्रिपल एम का एग्ज़ाम भी इस बार काफ़ी चेंज आ गया, उसका पैटर्न चेंज हो गया। नहीं तो इसके पहले अगर आप ट्रिपल एम के पेपर्स देखें तो उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। जामिया के एग्जामिनेशन में भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं आपको अगर फॉर्मूला से आते हैं तो आप कर लोगे आराम से। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में हेल्प मिलने वाली है। ओके, नो डाउट। सो जो ज़रूरी चीज़ें थी उन पे नीलू ने ध्यान दिया, इसीलिए उनको इनका ड्रीम कॉलेज मिल गया। सो थैंक यू नीलू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम टू अस। थैंक यू मैम।